नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान की सियासत अब शहरों और कस्बों की गलियों तक पहुंचने वाली है। निकाय चुनाव का शंखनाद होते ही सिर्फ पार्षद और मेयर नहीं चुने जाएंगे, बल्कि स्थानीय राजनीति के कई पुराने समीकरण भी बदलेंगे। आरक्षण की लॉटरी ने कई दिग्गजों की सीट बदल दी है और नए चेहरों के लिए रास्ते खुल गए हैं और टिकट के साथ साथ बगावत और भीतरघात की चुनौती भी पार्टियों के सामने होगी। सवाल तो यह भी है कि क्या ये तमाम चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों, सड़क, सफाई, पानी और सीवरेज तक सीमित ही रहेंगे या फिर जातीय समीकरण और पार्टी की सियासत इस पर हावी हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 के ये निकाय चुनाव 2028 की विधानसभा का सेमीफाइनल साबित होंगे? आज बहस इसी पर कि कितना बदला राजस्थान का स्थानीय राजनीतिक गणित और किसके पक्ष में बन रही है जमीन। प्रथम चरण की जो मतदान तिथि है वो 9 सितंबर 2026 और द्वितीय चरण की जो मतदान तिथि है वो 11 सितंबर 2026। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है तमाम मेहमान और हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है। पंकज जोशी बीजेपी से, सर आपका स्वागत है। संदीप कलवानिया जी कांग्रेस से, सर आपका स्वागत है। डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी पूर्व आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी और साथ ही हमारे सहयोगी रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बेहद महत्वपूर्ण है और जानना भी जरूरी है कि आखिर ये पृष्ठभूमि जो है, जो जमीन है सियासी, वो किसके लिए और कितनी तैयार हो रही है। क्योंकि जिस तरह से आरक्षण की लॉटरी का दिन निकला तो बहुत सारी बगावत भी साथ निकल कर आई थी, लेकिन फिलहाल तारीखों का ऐलान हो गया है। तो सबसे पहले रुक करेंगे अपने सहयोगी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, सबसे पहले फटाफट तो तारीखों का जो ऐलान हुआ एक बार फिर से बता दीजिएगा। देखिए, ये जो तारीखों का ऐलान है इसमें जो पहले चरण का मतदान है, 309 शहरी निकाय चुनाव है, उसमें जो पहले चरण का जो मतदान है उसमें 9 सितंबर को यहाँ पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान होगा। मतगणना की जो तिथि रखी है 14 सितंबर रखी है। अध्यक्षीय पदों के लिए जो मतगणना की तिथि है वो 21 सितंबर है। मतदान भी 21 सितंबर को होगा और 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान और मतगणना होगी। जहाँ तक जो अगर बात करें मतदाताओं के प्रतिशत की कि कितने बढ़े, तो 27.24% मतदाता बढ़े। 309 नगरीय निकायों में अगर मतदाताओं का विवरण हम बात करें तो 18 से 25 वर्ष तक का जो मतदाता हैं वो 21,30,043 हैं। इसी तरह से 60 वर्ष से अधिक के आयु के मतदाताओं की बात करें तो 24,40,707 हैं और कुल 1,44,03,853 ये मतदाता वोटिंग कर सकेंगे। ईवीएम से वोटिंग होगी। ईवीएम भी कुछ ईवीएम कुछ वार्डों में 2 तरह की ईवीएम रखी गई हैं। कुछ ईवीएम मल्टी पोस्ट सिंगल वोट वाली होंगी और कुछ ईवीएम होंगी मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मॉडल वाली। तो ये 2 तरह की ईवीएम इस बार देखने को मिलेगी। और जो वार्डों की संख्या है वह 36.6% बढ़ गई और मतदान केंद्रों की संख्या 62.16% बढ़ गई है। जो 11 मान्य जो आईडी हैं वो मान्य होंगी मतदान के लिए। और जो कार्मिक हैं 1,15,255 वो नियोजित होंगे। इसमें जो पर्यवेक्षक इसमें लगेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के चयनित और वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के। और कंट्रोल रूम 24 घंटे 7 दिन रहेगा। चुनाव खर्च सीमा है उसके लिए पहले ही आंकड़ों के जरिए और आगे भी हम इसे समझते रहेंगे। ऋतुराज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी हमारे साथ है, पूर्व आयुक्त है राज्य निर्वाचन आयोग से। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी और इसे समझना चाहूंगी क्योंकि एक तरफ 4 बजते ही आचार संहिता लग गई, थोड़ी ही देर पहले तारीखों का ऐलान और कल से मॉनसून सत्र। तो सर, क्या मानकर चले, क्या कहीं पर भी कोई ऐसी गुंजाइश
क्योंकि सर ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐलान हो पाएगा या फिर मॉनसून सत्र चल पाएगा या फिर कोई ऐसी गुजारिश की जाएगी किसी चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कि एक हफ्ता आप हमें मौका दीजिए, लेकिन हम कोई ऐसा ऐलान नहीं करेंगे या फिर हम कोई जाकर गलियों में या फिर इस तरह की प्रमोशन या फिर अपने कहते हैं ना कि अपने हक के लिए वो चुनाव की बात नहीं की जाएगी। क्या लगता है सर, ऐसे समय में क्या मॉनसून सत्र क्या चल पाएगा सर? देखिए, ये जो सवाल आपने उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक प्रणाली में। जब चुनाव होते हैं, ऋतुराज जी ने जैसे बताया कि आचार संहिता भी चल रही है और मानसून सत्र भी चल रहा है। ये देखने की आवश्यकता है कि पहले कभी ऐसा हुआ है क्या। पूर्व में आचार संहिता के लगने के बाद कभी जो विधानसभा की कार्रवाई है वो हुई है क्या? ठीक है। सत्र चला है क्या? अब सत्र जब चलेगा तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी बातें रखी जाएंगी, उसमें विचारों के आदान प्रदान भी होगा, मांगे भी होंगी। जी जी। मांगों पे डिस्कशन भी होगी। तो ये विचारणीय बिंदु है। तो इसमें ये देखने की बात है कि पहले कभी ऐसा हुआ है क्या। ठीक है। राजस्थान प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में ये विचारणीय बिंदु है जी। मुझे भी इसका जो सवाल आपने किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे भी इसका अध्ययन करके ही मैं बता पाऊंगा ठीक है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर हम इतिहास की बात करते हैं या दूसरे राज्यों में कहीं पर हुआ है नहीं है, इसे हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं योगेश शर्मा जी, वो बेहतर बता पाएंगे। योगेश जी, क्योंकि समस्या तो हो गई है क्योंकि मॉनसून सत्र है और जब सत्र ही नहीं चलेगा तो फिर कौन सी योजनाएं, फिर कौन सा प्रचार प्रसार, और जब सत्र चलेगा तो फिर कोई ऐलान नहीं, बहुत सारे ऐसे बिल भी हैं। तो सर आप इसे समझाइए। ये बात सही है पूनम, और आपने बहुत अच्छे से इसको बताया भी है कि किस तरह से राजस्थान की जो नगर निकायों की राजनीति, दो तीन तरह की बातों में अगर हम समझे ठीक है तो चुनाव अब 2 चरणों में हो रहे हैं निकायों के, और जयपुर का चुनाव दूसरे चरण में है। जयपुर सबसे बड़ा संभाग भी है और राजधानी का मेयर बनना एक राजनीतिक संदेश देता है पूरे देश भर में। पंकज जी हमारे बीच में है कि जो जयपुर के मेयर का पद इनने संभाला, डिप्टी मेयर भी ये रहे, तो एक तरह से जयपुर से संदेश जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये भी रही होगी कि पंचायत चुनाव बाद में होंगे, लेकिन जो निकाय चुनाव को लेकर इस बार बीजेपी पूरी तरह सक्रिय है और कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय है। यूँ कहा जा सकता है कि राजस्थान में नगर निगमों की अगर हम बात करें तो सीधे बोर्ड जब कांग्रेस पार्टी ने प्रत्यक्ष चुनाव कराए, उस वक्त बीजेपी को लाभ नहीं हुआ था। बोर्ड जरूर बना लेकिन मेयर कांग्रेस पार्टी की जीता। ज्योति खंडेलवाल जयपुर में जीती। पिछली बार 2 बोर्ड बने जयपुर में सभी नगर निगमों में, और वहाँ पर कमोबेश एक बोर्ड या एक मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना और एक कांग्रेस का बना। लेकिन इस बार बीजेपी फिर अपने पुराने फॉर्मेट पर आ गई और अब बोर्ड के जरिए ही मेयर का तय होगा फॉर्मूला। और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक कदम तो आगे बढ़ी है कि अपनी पुरानी जो रणनीति उस पर आई है। नगर निकाय के जो चुनाव है पूनम, इन चुनाव में बीजेपी का शहरों में पुराना जनाधार है और कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ बीजेपी का पेरेंटल वोट है। उस पेरेंटल वोट में चाहे स्वर्ण जाति कह सकते हैं हम, चाहे मूल ओबीसी के वोट कह सकते हैं, और एक बड़ा तबका एससी वर्ग का भी होता है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। जैसे हम जयपुर की बात कर लें तो जयपुर में पंकज जी मेरे से इत्तेफाक रखते हो कि वाल्मीकि समुदाय खटीक वर्ग होता है, सिटी का परकोटे का, ये बीजेपी को वोट देता है। इसके कई कारण भी, कई जगहों पर हमें राजनीतिक तौर पर सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण भी देखने को मिलता है, तो वो भी इन चुनावों पर असर डालता है। विकास अगर ना हो तो तब भी होगा क्या? ये बात सही है आपकी, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। इनके दौर को भी देखे, उसके बाद हर साल की अगर बात करें, अब तो खैर चुनाव हो रहे साल से शायद ज्यादा वही उसी बात पे आ रहा हूँ। अब जब विकास की बात आएगी तो विकास को लेकर
कहा जा सकता है कि 2-2.5 साल के अंदर काम किया भजनलाल सरकार ने कई मुद्दों पर। ख़ास तौर से भजनलाल सरकार शहरी युवाओं को रोज़गार देने में सफल रही है। तो रोज़गार की दृष्टि से हम कहें कैलेंडर भी जारी किया, पानी को लेकर, ऊर्जा को लेकर काम हुआ। जहाँ बहुत ज़्यादा लाइटें जाया करती थी शहरों में भी, उसमें कमी आई। सौर ऊर्जा में और हमें संपूर्ण ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर राजस्थान बना। लेकिन जब विकास के और ये जो चुनाव होते हैं निकायों की, ये फेस टू फेस भी चुनाव होते हैं, किस तरह का टिकट वितरण होगा इसमें बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। इस बार हमने देखा कांग्रेस एक कदम आगे रही कि QR कोड जारी कर दिया, बीजेपी अब वेबसाइट बना रही है। तो कांग्रेस भी डोटासरा की अगुवाई में कमर कस के तैयार है कि किस तरह से हमको बीजेपी को चुनौती देनी है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव, शहरों के चुनाव हमेशा से कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण भी रहे। नगर निगम तो बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि बड़ा अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पार्षदों की संख्या में आ जाता है और स्पष्ट मेजोरिटी से बीजेपी बोर्ड बनाने में कामयाब हो जाती है। जयपुर की हम बात कर लें, केवल एक बार कांग्रेस का बोर्ड बना, वो सीधे चुनाव से, एक बार पिछली बार तो 2 नगर निगम थे उस कारण बना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कि अभी तक करीब 32 साल या 36 साल हो गए होंगे कि कभी कांग्रेस या बोर्ड बना पाई राजधानी में। ठीक है, लेकिन इस बार चुनौती कड़ी है तो रिएक्शन भी ले लेते हैं। सर है तैयार इस बार? नहीं, बिल्कुल तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है। सर वक्त के साथ चुनौती भी बड़ी हो जाती है। देखिए, चुनौतियां हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने, हम तो खुद स्वयं कहते हुए कि हम तो वो पार्टी हैं जब अपनी विचारधारा से अलग हुए 2 सीटों से जब हम थे, तब भी हमारा मोरल ये था कि आप खुद देखिए कि हमारे लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्होंने खुद कहा था कि जो है पार्लियामेंट के अंदर कि एक दिन वो भी आएगा जिस दिन इस पार्टी का जो है बहुमत होगा। और आप देखिए आज बहुमत से जो है तीसरा जो है कार्यकाल जो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो है चला रहे हैं, प्रधानमंत्री, और जो है एक सफल सरकार चल रही है। पूरे जो जिस तरीके से उनके लीडरशिप के अंदर जो है सरकार चल रही है, मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा विकास कार्य हुए, इतने ज्यादा जो है हम आज ऊपर पहुंचे, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर चाहे हम डेवलपमेंट को देखें। डेफिनेटली बनेगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जनता ही समझती है, जनता जानती भी है कि लगातार जो है 3 इंजन की सरकार जो है, ट्रिपल इंजन की सरकार जो है। संदीप कलवालिया जी भी हमारे साथ है। संदीप जी, ये तो आश्वस्त है, बीजेपी आश्वस्त है कि बोर्ड बीजेपी का ही बनने वाला है और चुनौती चाहे कितनी भी हो बीजेपी पार पा लेती है। लेकिन इस बार आपकी स्ट्रेटेजी भी न्यू है और बहुत एक्टिव आप है, तो सबसे पहले तो रिएक्शन दीजिएगा, इसी पे कितने तैयार हैं आप? पूनम जी, आप देखिए, जो राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव आज के करीब 2 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज चुनाव 2 साल की देरी से हो रहे हैं, और वो भी कोर्ट की फटकार के बाद में। आज देश की, हमारे प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को कोर्ट में जाना पड़ा और वहां पर चुनाव के लिए मांग की, और उन्हीं की याचिकाओं के आधार पे माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि आप चुनाव कराएं। और लगातार राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग लगातार चुनाव टाल रहे थे हर किसी ना किसी बहाने से। ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी को हार दिख रही है, क्योंकि इन्होंने 2.5 साल में, आज करीब 2.25 साल का इनका कार्यकाल हो गया, और जो इन वादों से ये सत्ता में आए थे उन वादों में पूरी तरह से विफल रहे हैं। आप चाहे देख लें सड़क की क्या स्थिति है जयपुर में, आप छोटी छोटी सड़कों में भी गड्ढे हुए हैं। प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है वो राजधानी से होने के बावजूद भी क्या स्थिति है यहाँ के, आप झोटवाड़ा एरिया की देख लीजिए, पूरी तरह से हर मोर्चे में विफल सरकार है। हर मोर्चे में पूरी तरह से विफल सरकार है। आने वाले दिनों में आप देखना, भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोलने में और बरगला के जो वोट हथियाने का काम करती है, जनता सब समझ चुकी है। आने वाले दिनों में उनको हार का सामना करना पड़ेगा, और यही कारण था कि ये लगातार चुनाव टाल रहे थे। मगर ये तो माननीय न्यायालय ने इनको एक टाइमलाइन, लेकिन अब तो चुनाव हो रहे हैं ना सर, अब तो चुनाव हो रहे हैं ना। उदयपुर की जनता क्या कहती है वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। रवि, कितने तैयार हैं वहां पर लोग, और साथ में साथ चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वहां की पृष्ठभूमि क्या कहती है, किस तरह की तैयारी वहां पर है, और किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए पूनम, उदयपुर नगर निगम के लिए 11 सितंबर का दिन जो है वो मुकर्रर हुआ है। 80 वार्ड हैं और करीब 4,15,000 के आसपास जो वोटर हैं वो यहाँ पर हैं, जो कि ये फैसला करेंगे कि शहर में सरकार किसकी बनने वाली है। अभी तक के अगर इतिहास की बात करें तो 6 बार से लगातार भाजपा जो है वो यहाँ पर काबिज है नगर निगम में, यानी कि भाजपा का जो गढ़ है वो अवैध है। और कांग्रेस ने पिछली बार अच्छी कोशिश करी थी और इस बार और बेहतर कोशिश करने के पूरे प्रयास जो है वो कांग्रेस की ओर से है, स्ट्रेटेजी प्लान की जा रही है। लेकिन भाजपा की कोशिश होगी कि 7वीं बार फिर से बोर्ड बनाया जाए, कांग्रेस की कोशिश होगी कि ये 7वीं बार का जो भाजपा का सपना है उसको तोड़ा जाए।
और इसी कश्मोकश में दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं। हालांकि जो घोषणा है वो आज हुई, लेकिन इससे पहले जो सुगबुगाहट है, जो 6 माह का खेल है, वो उदयपुर में ऑलरेडी शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ प्रशासन की बात करें तो जिला निर्वाचन विभाग है उसकी ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल ऑलरेडी शुरू कर दी गई थी। अभी 6 बजे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें और तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियरिफाई किए जाएंगे कि किस तरीके से प्रशासन सभी जो दल हैं उनको एक तरीके से अवेयर कर रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरीके से ये जो पूरा चुनाव है वो संपन्न होगा शांतिपूर्वक पारदर्शिता के साथ। इसको लेकर दूसरी तरफ आज सुबह जो ट्रेनिंग का जो अभियान है वो भी शुरू कर दिया गया था जिला निर्वाचन विभाग की ओर से। जो मास्टर ट्रेनर हैं उन्होंने तमाम जो दल है उन माफ कीजिएगा जो निर्वाचन से जुड़े हुए कार्मिक हैं उनको प्रशिक्षण का जो है वो देना शुरू कर दिया था। तो दोनों ओर से, निर्वाचन विभाग की ओर से भी और राजनीतिक दलों की ओर से भी अपनी अपनी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं और अब असली जो मुकाबला है वो फील्ड में देखने को मिलेगा। जल्दी से 2 लाइन में ये बता दीजिए कि क्या कारण रहते हैं, कौन से मुख्य 5 बिंदु रहते हैं या 2 बिंदु रहते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को हमेशा दिक्कत आती है और इसीलिए बीजेपी हमेशा जीत जाती है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहला मैं 2 अगर आपने पॉइंट जो हैं उनमें अगर इसको समअप करूं तो पहला पॉइंट तो कांग्रेस की आपसी जो फूट है, कांग्रेस में एकजुटता का जो अभाव है वो न केवल इन नगर निगम के चुनावों में देखने को मिलता है, शहरी निकाय के चुनावों में देखने को मिलता है, बल्कि वही जो फूट है वो विधानसभा के चुनाव में भी, जब शहर विधायक का चुनाव होता है उस दौरान भी देखने को मिलती है। दूसरी बड़ी बात यह कि कोई एक लीडर जो है, जो एक चेहरा हो जो पूरे इस अभियान को लीड करता हो, ऐसा अमूमन यहाँ पर देखने को नहीं होता। अलग अलग गुटों में जो है कांग्रेस बटी हुई होती है और उसी का नतीजा होता है कि भाजपा जो है बाजी मार जाती है। इस बार शायद कांग्रेस की इन दोनों ही मुद्दों से पार पाने की कोशिश होगी। चलिए ठीक है रवि, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे और योगेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि योगेश जी ऐसा क्या कारण रहता है, चाहे वो शहरी निकाय चुनाव हो या फिर हम अगर विधानसभा की बात करते हैं तब मुख्य शहरों की बात आती है, या फिर अन्य चुनाव हो तो जो शहर है उसमें बीजेपी हमेशा बाजी मार लेती है, कांग्रेस को हमेशा दिक्कत इतनी क्यों आती है? और साथ ही साथ सर एक और अहम सवाल जो मेरा लगातार बना हुआ है पहले सवाल के साथ ही, सर मॉनसून सत्र उसका अब आगे क्या होगा? क्या ऐसी कभी कोई इतिहास में कभी ऐसी तस्वीर बनी है कि आचार संहिता लग जाए, फिर मॉनसून सत्र या कोई सदन ऐसा चलने वाला हो, सत्र चलना हो और फिर उसे स्थगित कर दिया जाए? क्या ऐसी संभवतः कोई भी गुंजाइश नजर आ रही है आपको सर? देखिए पूनम, संभवतः मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि नगर निकाय पंचायतों के चुनावों की, खासतौर से निकाय चुनाव के आचार संहिता लग चुकी है, सत्र शुरू होगा और कोई बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा विधानसभा में सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन यूसीसी का बिल है और ये सबसे महत्वपूर्ण बिल है जो कि सामान्य नागरिक संहिता को लेकर है। उत्तराखंड की सरकार लागू कर चुकी है और अब राजस्थान की सरकार इस बिल को लेकर आ रही है। सर और भी समझौते हैं, यमुना जल समझौता है, ईआरसीपी, ये तमाम वो बातें हैं जिनको लेकर, क्योंकि सदन में तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, पक्ष विपक्ष दोनों अपना बात रखेंगे। बहुत संक्षिप्त सत्र होगा पूनम, और सबसे बड़ी बात इस सत्र की ये भी रहने वाली है कि ये मुश्किल ही चले, अंदर हंगामा व्यवधान आप तो कहीं भी ऐसे हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से कहा जाए कि हम चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाएंगे। हम विपक्ष की ओर से तो ऐसा नहीं कह सकते, लोकतंत्र का त्योहार होता है चुनाव। या फिर दोनों ही सहमति के साथ सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। स्पीकर ने अपनी पहल भी की है कि शांतिपूर्ण सदन चले, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि हंगामा रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर का विषय हो, राहुल गांधी की स्पीच का विषय हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर हुआ और कई मुद्दे हैं जिन पर भी सरकार को विपक्ष घेरेगा। तो वहीं आपने जैसा कहा यमुना जल समझौता, ईआरसीपी, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। पेपर लीक माफिया के खिलाफ शिकंजे की बात हो, चाहे खास तौर से कुछ ऐसे काम जो युवाओं के लिए किए गए हैं उनको बताने की कोशिश होगी। आपने उससे जुड़ा एक सवाल किया था कि ऐसा क्या कारण है कि, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है काडर बेस। बीजेपी का काडर जो है वो इतना स्ट्रांग है सिटीज़ के अंदर कि आज, अंकल जी मेरी बात से तो सहमत होंगी, आज कोई बीजेपी ऑफिस में कार्यक्रम हो, जिले में हो, प्रदेश कार्यालय पे हो, केवल एक फ़ोन जाता है कि कार्यक्रम होगा, सब अपने आप आ जाते हैं
और ये जो संगठनात्मक जो बीजेपी का ग्रास रूट पर शहरों में जो नेटवर्क है, ये 1980 के पहले से है। जब जनसंघ था तब से ही ये चला आ रहा है, और कांग्रेस बहुत सीरियसली गंभीरता से कांग्रेस दिशा में काम ही नहीं कर पाई। कांग्रेस केवल व्यक्तियों के बेस पर राजनीति करती है। तो कितने साल हो गए? जयपुर की हम बात करें तो जयपुर में, क्योंकि उदयपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़े थे, वो भी यही कह रहे थे कि गुटबाजी वहां बंद हो गई। आपको बता दूं, जयपुर में कांग्रेस है तो बात की जाएगी महेश जोशी की, बात की जाएगी प्रताप सिंह की, खाचरियावास की, अमीन कागजी की, ये कांग्रेस तो संदीप जी से जान लेते ये कांग्रेस है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ आगे कोटा चल जाएंगे तो वहाँ कांग्रेस मतलब शांति धारीवाल, बारह चल जाएंगे तो प्रमोद जैन भाया, अब और कहीं भी चल जाए। बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी मुख्यमंत्री भी जयपुर से है, उप मुख्यमंत्री भी जयपुर से है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पूरा संगठन इनके पीछे है। संगठन की एक अपना कलेवर है, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है। कांग्रेस की कोशिश रही कि हम इसको ठीक भी करें, लेकिन उतनी मजबूती के साथ अभी भी बिल्कुल इस पर क्या कोशिश है, ये संदीप जी से जान लेते हैं। संदीप जी, पूनम जी, जो योगेश जी ने जो बात बताई है वो पूरे से मैं सिरे से इनको खारिज करता हूँ। ऐसा लेकिन सर तस्वीर भी तो मगर आप देखें जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार एकजुट है, किसी मुद्दे पे देख लें आप, चाहे आज जो स्थिति है, हमने जो चुनाव की तैयारी कर रखी है वो पहले से कर रखी है। हमने प्रत्येक वार्ड अध्यक्ष हमने बना रखे हैं, पूरी टीम हमने बना रखी है। हमने भारतीय जनता पार्टी से पहले भी हमने जो उम्मीदवारों की जो चयन प्रक्रिया के लिए जो QR कोड का जो ऑनलाइन फॉर्म लेने का जो हमने आवेदन लेने का जो काम किया, वो हम इनसे एक कदम आगे हैं। हमारा संगठन पूरी तरह से एकजुट है, और भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं पिछले 2.5 साल में, वो पूरी जनता के सामने है। कांग्रेस तो मुखरता से उठाएगी, वो तो जनता तय भी करेगी। आप आने वाले दिनों में देखना, पहले भी यहाँ पर कांग्रेस के बोर्ड बने हैं, मेयर बने हैं, और आने वाले दिनों में आज देखना बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ में आप देखें। ज्योति खंडेलवाल जी जब हमारी मेयर थी तो निश्चित रूप से वहाँ, तो आप देखें आने वाले केवल ज्योति खंडेलवाल इसके बाद में लगातार इस बात पे आपको जवाब देना होगा। बोर्ड नहीं बना था, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ विजय हुए थे। आने वाले दिनों में पूरी निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी जो इनकी कहना और जनता के सामने जो मुद्दे थे उनको एक्सपोज करेंगे। ठीक है, डॉक्टर मधुकर जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं उनसे भी रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर मैं सर आपके पास आऊंगी। डॉक्टर मधुकर जी, क्योंकि आपका रिएक्शन लेना बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। सर, कितना प्रोसेस बदल गया है इतने सालों में, और अब जिस तरीके से पूरा प्रोसेस निकल कर आया, हाईकोर्ट तक पूरा मामला, फिर आरक्षण लॉटरी, क्या लगता है सर अभी जब चुनाव होंगे तो कितना बदलाव देखने को मिलेगा उस प्रोसेसिंग में? आपने देखा होगा कि मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। डिसइंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन कभी भी इतनी आम वोटर तक नहीं पहुंचती थी जो अब पहुंच रही है। और भले वो धोरी मन्ना का वोटर हो, भले वो दूर दराज के क्षेत्रों का हो, उसके पास काफी हद तक सूचना रहती है, ये IT के कारण। ठीक है, तो पहले वाली बातें तो बिल्कुल बदल गई हैं। और जो कहीं भी हम उनको भ्रमित करते हैं, प्रशासन करता है या प्रशासन से जुड़े तंत्र करते हैं, तो तुरंत उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है। मीडिया को भी क्वेश्चन करते हैं वो। तो इसलिए जो कैंडिडेट्स हैं और जो पार्टीज हैं, उनका काम और कठिन होता जा रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारी भ्रमित करने वाली सूचनाएं जो है ना, आप इसको जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि नॉइज बहुत बढ़ गई है। बहुत सारी ऐसी उटपटांग सूचनाएं आएंगी, बहुत सारे। उम्मीद करेंगे कि वैसे नियम भी कड़े हुए होंगे, उनमें भी बदलाव किया गया होगा ताकि इस तरह की अफवाह और भ्रामक जो बातें होती है सोशल मीडिया पर वो ज्यादा ना फैले। पंकज जी, क्योंकि आप संदीप जी के जो जवाब उन्होंने दिया है उस पर कटाक्ष तो जरूर करेंगे, लेकिन सर एक और अहम बात है, मॉनसून सत्र चलता है, तमाम मुद्दे होते हैं और बेहद महत्वपूर्ण सत्र ये होता है। हालांकि हर एक सत्र ही सदन का महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मॉनसून अभी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो चलेगा नहीं चलेगा, आचार संहिता जो लग गई है। लेकिन सर क्या उतनी तैयारी है? वो मॉनसून किस लिए होता है कि सड़कें, गड्ढे, सफाई, बहुत सारी ऐसी बातें, क्या सर वाकई में वो हमें नजर आता है? जयपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की बात कर लेते हैं सर।
देखिए पूनम, दो बड़ी बातें हैं। सरकार अलग काम करती है, संगठन अलग काम करता है। संगठन जब काम करता है तो संगठन चुनाव लड़ाता है, उसके बाद जो है उसकी जो है लेकिन सामंजस्य तो दोनों में होता है ना, तभी तो मजबूती मिलती है, तभी तो जनता साथ देगी। नहीं पूनम, देखिए डेफिनेटली सामंजस्य होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल खास करके है कि संगठन कभी भी सरकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। आज क्योंकि ये जो है ये संवैधानिक व्यवस्था है, क्योंकि जो है विधायिका को चलाने का काम जो है वो विधानसभा अध्यक्ष जी का है। विधानसभा अध्यक्ष जी अपने रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से तय करेंगे कि भाई उसे चलना चाहिए कि कौन सी चीज जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर है, कौन सी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट बाहर है। और मैं कह रहा हूं ये संविधान पूरे इस चीज की चीजें जो है डिफाइंड है। अब जो बात रही संदीप कलवानिया जी की, मैं आपको दो बड़ी सीधी से बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई लोगों को बरगलाया गया। देखिए योगेश जी ने बहुत साफ सा कहा कि यहां पर बार बार सरकार कांग्रेस की भी रही और बीजेपी की भी रही, लेकिन जब भी दोनों सरकार रही, लेकिन बोर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी का बना। अब बोर्ड को चेंज करने के जो है तरीके आप देखिए कि पहले भी आ गई है। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूं कोई भी पहले भी आए। जब मधुकर जी ने कहा ना कि लगातार ऐसे थोड़ी कि हमको एकदम चेंज हुए। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, बच्चे बहुत एक्टिव हो गए आजकल के। सर देखिए पूनम जी, मैं आपको कह रहा हूं कि वो वक्त था जब लोग जो है ऊँटों पे और घर से चले लेके जाते थे। सर मेरे कहने का मतलब है कि अगर घर से बाहर निकले, गड्ढा है, कुछ हो गया तो तुरंत फोटो क्लिक हो जाती है, तुरंत सोशल मीडिया पे आ जाती है। अब छिपती नहीं है नाकामियां। सर मेरे कहने का मतलब ये है पूनम जी, इस देश के लोग खुदगर्ज नहीं है। इस देश के लोग जो है भावनाओं को समझते हैं। इस देश के लोग जो है वो ये नहीं समझते कि मतभेद है, वो देखते हैं कि मनभेद है कि नहीं है। कि मनभेद यदि है तो वो आउट कर देते हैं, यदि मतभेद है तो सुलझा लिए जाते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इस पार्टी की जो मतभेद तो बाद में करेंगे सर, विकास की बात जब आती है तब तो चाहे फिर विपक्ष भी इसलिए आवाज उड़ाता है। देखिए विकास की बात यदि ईमानदारी से आती है तो आप देखिए प्रदेश की जनता का जिस प्रकार से जो किया है, जिस प्रकार से इन्होंने वादे किए थे पूरी तरह से टाइम तक रहा, कह रहे हैं आस्था की बात, तो आस्था के साथ तो खिलवाड़ इन्होंने किया है। आज देखें किस प्रकार से किस मुल्क की बात कर रहे हैं। आस्था के साथ आप हिंदू, 2 मिनट जवाब सुनेंगे तो आप सीख जाएगा। आस्था के साथ इस्लाम के नाम से आप वोट बटोरते हो। इनके खुद के प्रधानमंत्री कहा करते थे राजीव गांधी। क्यों जा रहे हैं? अभी तो स्थानीय निकाय चुनाव है सर। पैसे जो है सर अभी तो स्थानीय राजनीति है सर। आज मुझे बताइए उसमें अच्छे काम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मुद्दे गिना दीजिए आप जो आपकी उपलब्धि हो शहरी सरकार में। आप सुनिए ना, शहरी सरकार में आपकी कोई 5 बता दो आप 5 गिना देता हूं। अरे सुन तो लीजिए, 5 गिनो ना। अरे 5 सुन तो भैया आपने के साथ ढाका अरे भाई 5 ठीक है सर। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मधुकर जी भी आपका भी बहुत शुक्रिया। योगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। ऋतुराज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सर वक्त हो गया है। रवि जी आपके बहुत सर हो गया, वक्त हो गया है। चाहे एक मुद्दा हो चाहे 10 मुद्दे हो, अब आप जाएंगे जनता के बीच जाएंगे। किस तरह की तैयारी है विपक्ष की या फिर सत्ता पक्ष की, बीजेपी की या कांग्रेस की, सर ये तो जनता तय कर लेगी क्योंकि अब तारीखें सामने आ चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर ये स्थानीय राजनीति है। अब वो वक्त नहीं रहा कि छोटे मोटे चुनावों की तरह इसे हम देखते हैं सर। इससे पुराने समीकरण बदल जाते हैं और ये बार बार हम कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव ज्यादा वक्त उसमें भी नहीं रहा है, तो ये सेमीफाइनल ही है। तैयारी कितनी है? एक मुद्दा हो चाहे सर 10 मुद्दे हो, लेकिन अगर विकास की बात होगी और विकास अगर दिखेगा तो जनता उसके साथ जाएगी, बोर्ड उसी का ही बनेगा। अब तय जनता करेगी। आप सभी का एक बार फिर से इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। प्रथम चरण की जो मतदान तिथि है वो 9 सितंबर 2026 और द्वितीय चरण की जो मतदान तिथि है वो 11 सितंबर 2026।